मेरे YouTube चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स, यानी आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग सबसे पहले आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंट्रो आखिर होता क्या है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट कैसे है और इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो जैसा कि बच्चों में आप लोगों को बता दूं कि आपने पहले भी क्लास 9 और क्लास 10 में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स आपकी कहानियां थी जिसमें आपने पालमपुर गांव की कहानियां, खेती, उसके बाद आपका उद्योग, ये सारी चीजें पढ़ी कहानियों के तौर पे। लेकिन जब आप क्लास 11 और 12 में आ गए हो और आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल डाटाबेस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका मेन सब्जेक्ट भी है और हार्ड भी है, लेकिन हमारे रहते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेशल टीचर्स अवेलेबल है जो आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल इजी वे में पढ़ाएंगे। अब देखो, जब आप लोगों को इकोनॉमिक्स की बात करूं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आखिर सबसे पहले हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो फटाफट बोलो, सबसे पहले हमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को एक साथ लेकर चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस कोर्स को पूरी तरीके से पूरे साल में हम लोग बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके पढ़ेंगे कि अच्छे से समझ आए। अब देखो, इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। पहला बात, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी में बोलूं तो आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रिया। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाओं का स्टडी करते हैं। अब देखो, सवाल कहां आके बैठा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, आखिर ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जब मैं बात करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझो, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जो हमारे पास नेचर द्वारा दिए हुए रिसोर्सेज है, नेचर द्वारा दिए हुए रिसोर्सेज है, उनका यूज करके जब ह्यूमन पैसा कमाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो वही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे नेचर से हमें वुड मिल गया, लकड़ी, ठीक है, वुड से हम लोग, जो ह्यूमन होगा वो फर्नीचर बना रहा है। क्या बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, और फर्नीचर बना करके बेच करके इससे पैसा कमा रहा है। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम लोग नेचर द्वारा दिए हुए चीजों का यूज करके पैसा कमाते हैं तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसी प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इकोनॉमिक। देखो, ज्यादा अंतर नहीं है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम लोग नेचर के दिए हुए चीजों का यूज करके, अपना ब्रेन यूज करके, अपने स्किल्स को यूज करके पैसा कमाते हैं। अगर मैं एक बार डायरेक्टली भी बोलूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब डायरेक्टली ये भी हो सकता है, पैसा। जब हम लोग किसी भी पैसे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थ्योरी, चीजों को देखेंगे वो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स का डायरेक्टली अगर मीन बोलूं तो पैसा। आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जिस कारण मैंने इतना बड़ा समझाया है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी किया जाता है। अब देखो, इकोनॉमिक्स जो होती है बाबू, इकोनॉमिक्स जो होती है वो दो तरीके की होती है, यानी अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है। कितने, दो भागों में अर्थशास्त्र को बांटा जाता है। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, अब देखो, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। देखो, इसको तोड़ो, इकोनॉमिक्स हमने खैर समझ लिया, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। क्या होता है,
छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जिसके अंतर्गत हम लोग स्मॉल एरिया का स्टडी करते हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया का स्टडी करते हैं। जैसे मैं इंडिया में, दिल्ली में, या फिर दिल्ली के किसी छोटे से कोने में रहने वाले, एक मेरा ही एग्जांपल दे दो कि जैसे पुष्पम, ठीक है, तो पुष्पम का जब आप एक इनकम निकालोगे कि कितना महीने में कमा ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, स्मॉल एरिया का स्टडी करते हैं, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की जब मैं बात करूं तो ये होता है होल ओवर कंट्री, ठीक है, जब बिग स्टेट पे, ठीक है, जब हम लोग बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैं बोलूं पूरे इंडिया में रहने वाले लोगों की नेशनल इनकम कितनी है, तो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको हम लोग स्टडी करेंगे। पूरी दिल्ली, ऑल ओवर दिल्ली की बात कर लेता हूँ, ऑल ओवर दिल्ली में कितने लोगों की कमाई है और कितना नेशनल इनकम होगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो डाटा का स्टडी करते हैं वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। देखो अब समष्टि क्या था, बड़ा वाला, ठीक है, जिसको बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि जिसको छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एक आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्लास 11th में आपको ये वाला इकोनॉमिक्स की बुक मिलेगी और इसी को पढ़ना ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको क्लास 11th में पढ़नी है। क्लास 11th में आपके पास दो बुक्स होंगी, क्लास 11th में दो बुक्स होंगी इकोनॉमिक्स की, एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक जो होगी उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है, जिसे सांख्यिकी कहते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये टफ है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है बाबू, इसमें हम लोग पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा थ्योरम ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डाटा है इसमें, तो इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें सीख जाएंगे। लेकिन आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए, जो डाउट है आप हमें कमेंट करिए, हम आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे। अब देखो स्टैटिस्टिक वाले में हम लोग डाटा से सारी चीजें जुड़ी हुई पढ़ेंगे। एज इट इज ये मैथ के तरीके का है। क्लास 11th में जिस बच्चे ने अगर थोड़ी सी भी 10% मैथ पढ़ी है तो उसको चिंता करने की कोई बात नहीं, और जिसे नहीं पढ़ी उसको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखो क्लास 12th वाले बच्चों की बात करें, तो जब क्लास 12th वाले बच्चों की मैं बात करूं तो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स में दो बुक्स आपके पास होंगी, एज इट इज क्लास 11th की तरह दो बुक्स होंगी इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको एनसीईआरटी ने क्लास 11th में ही पढ़ा दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन बचा क्या, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बचा है अभी। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा वो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां पढ़ना है आपको, क्लास 12th में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आय, कोष्ठ निकालना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब देखो दूसरी जो बुक होगी वो आपको है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। एक आपकी बुक होगी इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक हार्ड नहीं है, क्योंकि वो पहले ही सारे इकोनॉमिक्स के थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लास 11th में सीख जाएंगे, तो जब क्लास 12th में जाएंगे उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है उनके लिए यहाँ पर मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर में पढ़ाएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन दे जाएंगे, उन क्वेश्चन को आप लोग घर पर बैठकर 2-3 बार प्रैक्टिस करिए लगातार, तभी जाकर आपके बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, जिन बच्चों ने क्लास 11 में पढ़ा उनको टफ जरूर लगा होगा, लेकिन ऐसा टफ कोई भी चीज नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब देखो इतना तो हमने समझा कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सी क्लास में कौन सी इकोनॉमिक्स की बुक होगी। अब देखो बच्चों, अब मैं इसको मिटाता हूं, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो आएंगे कि आखिर इकोनॉमी क्या होता है। क्या इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, हिंदी में बोलूं तो अर्थव्यवस्था।
इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो जब मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं। इकोनॉमी में भी हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन तीन चीजों का। कौन कौन सी तीन चीजें? एक है आपका प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। हिंदी वाले बच्चों के लिए उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण कहते हैं और कंजप्शन को उपभोग कहते हैं। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी एक ऐसा सेक्टर बोलूं जिसके अंतर्गत हम लोग तीन चीजों का स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, उत्पादन, वितरण और उपभोग। देखो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन दैट मीन्स किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, किसी चीज को बनाना। जब रॉ मटेरियल का यूज करके हम लोग किसी चीज को बनाते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। और कौन बनाता है? प्रोड्यूसर, यानी उस चीज को बनाने वाला उत्पादक है ना। अब देखो जैसे कि ये मार्कर है, एज एन एग्जाम्पल लो, मार्कर है तो मार्कर में इंक डलती है, इसकी निडल चाहिए, है ना, इसका कवर चाहिए, बॉडी चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल है ना, कच्चा माल है, एज इट इज रॉ मटेरियल है। अब ये जो इसका रॉ मटेरियल है इससे कहीं ना कहीं, ये तो मशीन से बन रहा है, अब मशीन इसको बनाएगी तो जो बन रहा है वो क्या है? उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई भी चीज एक बड़े स्तर पे बनती है। क्या बनती है? एक बड़े स्तर पे बनती है। जैसे मान लो बिस्किट है, एक ही जगह बिस्किट बन रही है, बड़ी सी कंपनी में, गुड डे की कंपनी है, ठीक है, गुड डे बिस्कुट है, गुड डे बिस्कुट यहाँ पे बन रहा है। अब क्या होगा? इस कंपनी से छोटे छोटे कई कंपनियों में पहुंचा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? छोटे छोटे कई कंपनियों में पहुंचा दिया जाएगा। अब वहां से क्या होगा? जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, यानी जो सेलर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कॉन्टेक्ट में रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्या करेंगे? वहां से शॉप तक में पहुंचा देंगे। क्या करेंगे? शॉप तक में पहुंचा देंगे उन बिस्कुट को। ठीक, शॉप तक जब आ गई तो यहां से जो कंज्यूमर होता है, यानी जैसे आप, मैं, ठीक है, जो चीजों को खरीद कर अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको क्या करते हैं? सेटिस्फाइड करते हैं। तो हम लोग उन चीजों को खाते हैं, ठीक है, या खरीदते हैं। तो जब खरीद करके उसका यूज करेंगे, जब उसका यूज करेंगे तो वो क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन समझो, यानी बनाया तो एक जगह, लेकिन बना करके उसको अलग अलग जगह पर भेज करके तब पहुंचाया गया एक कंज्यूमर तक। डायरेक्टली वहां पे कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाती, यहाँ पे बनाया गया और कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उसके पास पहुंच जाएगा नहीं। यहां से छोटे छोटे फॉर्म पे गई, फिर वहां से दुकान पे गई, और जो कंज्यूमर है यानी जो उपभोक्ता है वो दुकान पर जाकर उन चीजों को खरीदता है। आपके लिए कोई चीज खरीदनी होती, जैसे फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक गर्मियों के टाइम में है, तो आप दुकान पर जाओगे, ना कि कोको कोला की फैक्ट्री में पहुंच जाओगे, भैया मुझे कोल्ड ड्रिंक का दे दो बोतल 50 रुपए की है। दुकान पे जाओगे ना, दुकान से खरीद के लाओगे। तो आप एक उपभोक्ता हो, आप, मैं, ठीक है, उपभोक्ता है। जो भी चीजें हम लोग खरीदेंगे अपने यूज के लिए वो है कंजप्शन, जब भी किसी चीज को यूज करेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन दैट में जब किसी चीज को बना करके उसको अलग अलग जगह पर भेज करके आप तक पहुंचाया जा रहा है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी का जब हम स्टडी करते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। अगर कोई डाउट है आप लोगों का, कोई डाउट रह रहा है, कहीं क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए, इसका जवाब हम लोग आपको देंगे जरूर। अब देखो इतना आपने पढ़ लिया, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। कितने? 3 सेक्टर्स होते हैं। पहले को जो कहते हैं नेचर, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वभाव, ठीक। दूसरे को कहते हैं टर्म्स, जिसे कहते हैं सर्व। तीसरे को जो कहते हैं ऑनर, स्वामित्व या ऑनरशिप बोल लो, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है। पहला जो है नेचर यानी स्वभाव, दूसरा जो है टर्म्स यानी शर्त, और तीसरा जो है ऑनरशिप यानी स्वामित्व।
अब कुछ बच्चे का दिमाग यहाँ पे घूम गया होगा, क्योंकि अभी तक इन बच्चों ने इकोनॉमी में 3 सेक्टर पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वो सवाल ये सोच रहे होंगे कि भाई वो 3 सेक्टर तो लिखे ही नहीं सब भैया ने, और बाकी 3 लिख दिया, पता नहीं कहाँ से भैया उठा लाए। तो बाबू आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी बेसिक लेवल पे पढ़ा है, अब आप क्लास 11th में चले गए हो तो आपको अपने स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप भी ओवरडोज झेलने के लायक हो गए हो। अब देखो नेचर जो होता है, नेचर जो है स्वभाव, इसमें 3 सेक्टर शामिल है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 सेक्टर्स की बात की मैंने आपको नेचर के अंदर, यही 3 बोल रहे थे ना, आ गया ना यहाँ पे। तो नेचर के अंदर ये 3 सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब देखो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि नेचर से रिलेटेड होता है, नेचर से रिलेटेड यानी डायरेक्टली रूरल एरिया से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फार्मिंग का वर्क, क्या हो गया, फार्मिंग हो गया आपका, ठीक। उसके बाद कृषि, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है। ये सारे जितने भी वर्क हो गया, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर, यानी जो नेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे किसमें, प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों को हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों को देखते हैं, उद्योग से रिलेटेड चीजों को देखते हैं, जिसमें किसी चीज का मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो सारी चीजें आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है बाबू सर्विस सेक्टर, क्या, सर्विस सेक्टर, जिसमें सेवा दिया जाता है। जैसे मैं एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, टीच कर रहा हूं, तो ये क्या एक सर्विस है। पुलिसमैन आपको सेफ्टी देता है, ये क्या एक सर्विस है। तो ये जितने भी वर्कर्स आते हैं वो सारे किसमें आएंगे, टर्सरी सेक्टर के अंदर आएंगे। अब आप लोग अपने पापा, चाचा, मम्मी, भाई बहन जो भी काम करता है उनके बारे में कमेंट करिए कि कौन किसमें काम करता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर, ये आप लोग सोचिए। क्योंकि जब आप लोग इन थ्योरम को या फिर थ्योरी को अपने बेसिक लाइफ में, रियल लाइफ में उतारोगे ना, तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ने में और मजा आएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो रियल लाइफ से, करंट अफेयर से ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा आप लोगों को अपडेटेड रहने की चीज है इकोनॉमिक्स में। अब देखो हमने नेचर के अंदर 3 चीजें पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़ो टर्म्स पे। टर्म्स जो होता है इसमें 2 आते हैं शामिल, क्या 2 शामिल है, एक को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एक को कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। हिंदी में कहते हैं संगठित क्षेत्र, और इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मतलब इसको कहते हैं असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो कि सरकार द्वारा मान्यता दिए गए होते हैं, जैसे लीगली, ठीक है, जो कि लीगली हो, ठीक है। दूसरी चीज इनमें टाइम फिक्स होता है कि आपको इतने घंटे काम करने हैं, कितने घंटे, इतने घंटे काम करने, 8 घंटे की ड्यूटी है भाई, तो आपको 8 ही घंटे काम करने से ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है, क्या होती है, सैलरी फिक्स होती है। जैसे कि आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा तो उतना ही दिया जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी होगी, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, ये सारी जो कंपनी है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आती है, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स है, लीगली है ये लोग, सैलरी आपको दिया जाएगा एकदम फिक्स। दूसरी चीज आपको मेडिकल सर्विसेज भी दी जाती है, मेडिकल सर्विसेज भी दी जाती हैं, ठीक है, कि आप बीमार हुए, आपके परिवार का कोई बीमार हुआ तो उसको इलाज कराया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स के पास अवेलेबल या एम्प्लॉय के पास अवेलेबल होता है। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जब मैं बात करूं तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है। इसमें ना ही टाइम फिक्स होता है कितने घंटे काम करने हैं, ना ही सैलरी फिक्स होती है कितना मिलेगा, ठीक है, और ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है, कि ना ही आपको हेल्थ सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि किसी की खुद की दुकान होगी,
गांव में, ठीक है, डेयरी हो गया। तो इन लोगों को कितने भी घंटे काम करेंगे इनकी मर्जी है। तो दूसरी चीज कि इनको कोई भी सैलरी फिक्स नहीं है कि भाई हाँ किसी महीने में कितनी आएगी, कितना घंटे टाइम काम करना है, ये सारी चीजें नहीं इंक्लूडेड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आप देख लो, मैंने आपने दो पढ़ लिया, एक था नेचर एक था टर्म्स, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखो जो ऑनरशिप है, यानी अभी तक हमने दो चीजें, एक तो कंपनी होगी कैसी, कंपनी होगी कैसी, दूसरी चीज की उसमें शर्त क्या होगी, कंपनी कैसी होगी, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, ये चीजें हमने पढ़ ली। अब तीसरी चीज जो बात करेंगे, मालिक कौन होगा भाई, मालिक कौन होगा, सरकार या खुद की, ये चीजें अब समझो। अब देखो मालिक की बात करूं तो तीन होंगे इसमें भी। एक तो पहले समझो प्राइवेट, या तो वो पूरी तरीके से प्राइवेट होगी जिसे निजी कहते हैं, क्या, या तो पूरी तरीके से वो निजी हो, पूरी तरीके से क्या होगी, निजी होगी। अब देखो प्राइवेट दैट मीन किस, कोई एक ही मालिक होगा एक कंपनी का, है ना, वो है प्राइवेट। जब खुद का एक ही मालिक हो किसी कंपनी का, है ना, उसकी खुद की कंपनी हो, जो मर्जी वो करे, वो है प्राइवेट, ठीक है। दूसरी चीज गवर्नमेंट, या तो वो पब्लिक कंपनी हो सकती है जिसमें बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं, है ना, जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, गवर्नमेंट इसको जब मर्जी तब उसमें चेंजेस कर सकती है ना, तो वो सारे क्या होते हैं पब्लिक, ठीक है। तीसरी जो बात करूं वो है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो पीपीपी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पर तीन दोनों जो है पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं बता दूं कि मान लो गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है, सरकार हमारे पास प्रपोजल लेकर आई कि भैया आप एक काम करो, आप अपने टीचर्स लगाओ, ठीक है, स्कूल में आप अपने टीचर्स लगाओ, पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन जो बाकी स्कूल के बिजली बिल होगा, रेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी लगे या मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा लगेगा वो सब हम देंगे, लेकिन आपके टीचर्स वहां पर जाकर पढ़ाएंगे। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मैं तो प्राइवेट हूँ लेकिन सरकार तो गवर्नमेंट है ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वो होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे। सरकार सारे खर्चे उठा रही है, बेंच देगी, ब्लैक बोर्ड देगी बच्चों के लिए, जो भी सर्विसेज देगी, है ना, पानी की सेवाएं, पंखा कूलर जो भी दे, है ना, लेकिन हमारा काम क्या है, टीचिंग करना, है ना, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। तो पीपीपी के लिए एक एग्रीमेंट होता है एमओयू, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स कि हम लोग एक सलाह कर रहे हैं जिस पर दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, जिसको आपको ज्यादा याद करने की या याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख लेना, या तो मैं नोट्स लिखवाते चल रहा हूँ बोर्ड पे, उसके साथ साथ लिख लो, नहीं तो वीडियो के बाद भी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमी की सेक्टर्स, यहां तक समझ लिया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लिया, अब हम लोग बस दो तीन और टॉपिक बचा, उसके बाद इंट्रो खत्म। अब देखो इकोनॉमी में हम लोग जब पढ़ते हैं क्या, इंडस्ट्री के बारे में, है ना, किसी चीज को मैन्युफैक्चर के लिए, तो किसी चीज को मैन्युफैक्चर के लिए तीन चार चीजें हमें जरूरत है। पहली चीज जो होती है लैंड, क्या, लैंड, भूमि। जब भी आप एक कंपनी खोलोगे तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए, या तो आप रेंट पर ले लो, नहीं तो आपके पास खुद की जमीन हो, है ना, ये लैंड। दूसरी चीज जो बात करूं वो है लेबर, आप वहां पर खुद तो काम करोगे नहीं, और एक आदमी कितना ही काम कर लेगा, है ना, तो आपको मजदूर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज लेबर हो गया, ठीक है। तीसरी चीज जो होती है वो होता है आपका कैपिटल, आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मशीन खरीद कर लानी होगी, रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको कैपिटल द्वारा प्रोवाइड होगी। चौथी जो चीज है वो होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जिसे उद्यमशीलता कहा जाता है, यानी अपना दिमाग यूज करके प्रॉफिट कमाना। अब देखो ये जो चार चीजें होती हैं इनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। ये चार चीजें जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये चार ऐसी मेन चीजें हैं जिनको प्रोडक्शन करने में हमें हेल्पफुल होती हैं। अब देखो इन चार चीजों के बारे में तो खैर हमने पढ़ ली, लेकिन हम किसी चीज को अगर बनाएंगे तो किसी चीज को बनाने में हमारे पास तीन प्रॉब्लम सामने आती है, जिसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। तो ये कितने हैं? तीन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग समझेंगे। कौन कौन से? एक जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर हमें बनाना क्या है। अगर हम लोग कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम किस चीज को बनाएंगे, किस चीज के लिए हम लोग कंपनी खोल रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि यूट्यूब चैनल बनाना था, तो मेरे को ये चीज सोचना पड़ा कि मैं उस यूट्यूब चैनल पर किस चीज की वीडियो डालूंगा, पढ़ाई की डालूंगा, एआई वीडियो डालूंगा, या फिर एनिमेटेड कार्टून की वीडियो डालूंगा। तो ये मेरा क्या हुआ? इसी तरीके से कंपनी जो भी खोलेगा वो पहले सोचेगा कि आखिर मुझे बनाना क्या है ना, किस चीज की कंपनी खोलूंगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस। आपने कंपनी तो सोच ली कि मैं जूते की खोलूंगा, लेकिन जूता बनाएंगे कैसे, ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें कौन कौन सी मशीन चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये सेकंड प्रॉब्लम देखी जाती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में, कि हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कैसे हम लोग किसी चीज को बनाएंगे, ठीक है। तीसरी जो होती है वो होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने दो प्रॉब्लम तो देख ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर हम बनाएंगे क्या, उसके बाद हम बनाएंगे कैसे उस चीज को। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, आखिर हमने बना तो दिया लेकिन उस चीज को हमसे खरीदेगा कौन। हमारे पास मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, और उस चीज को हम बेचेंगे किसके पास, हम किसके लिए बना रहे हैं उस चीज को। तो ये तीन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें देखने को मिलता है जो कि इकोनॉमी में है, ठीक है। हिंदी में अगर लिख दूं तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो ये तीन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके बाद इतना ही इंट्रो में आज हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा सा एक चीज और समझा दूं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत अंतर है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत अंतर है। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो सबसे पहला जो अंतर है कि एक सब्जेक्ट है, जबकि इकोनॉमी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमी किसी एरिया का स्टडी होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ कोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग उन्हीं सिद्धांतों का, उन्हीं प्रिंसिपल्स का इकोनॉमी जो है उसमें यूज करेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास भी अपने फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं 6 महीने में खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग रिवीजन में आपको दोबारा से ये सारी चीजें याद करवाते चलेंगे। और आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि जैसा कि हमने क्लास 11th और 12th के लिए दोनों के लिए बैच क्रिएट कर रखा है ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक संकल्प बैच और एक उदय बैच है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अलविदा दोस्तों।